नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ गए, सेलिब्रेशंस हो गए, होली मन गई और शायद 1-2 दिन में सरकारें भी बन जाएंगी, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएंगे। लेकिन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में द रिजल्ट्स हैव स्टार्टेड टू सिंक इन, यानी कि नतीजों की असलियत अब धीरे धीरे सामने आ रही है और नतीजों का गणित भी अब सामने आने लगा है। आज के एपिसोड में हम इसी गणित या अर्थमेटिक को लेकर ये देखेंगे कि इन नतीजों का क्या परिणाम हो सकता है आने वाले 2024 के आम चुनावों पर। और हम केवल ये 5 राज्यों का चुनाव का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम उन सभी राज्यों का विश्लेषण करेंगे जिनका चुनाव 2024 से पहले होगा। तो साथ में बने रहिए क्योंकि काफ़ी डेटा जो है मैंने निकाला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं इन 5 राज्यों का। जल्दी से हम इनके रिजल्ट्स की समरी देख लेते हैं। गोवा की 40 सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, उसको 7 सीटों का मुनाफा हुआ, उसने 20 सीट वहां पर जीती। घाटे में गई कांग्रेस, जहां पे 6 सीट उनको कम मिली, 11 सीट मिली कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला, 2 सीट मिली। गोवा में बीजेपी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और कुछ निर्दलीय मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तरांचल की 70 सीटों में बीजेपी ने 47 सीट जीती, जिसमें उसको 10 सीट का घाटा रहा। कांग्रेस को 8 सीट का मुनाफा हुआ, उसको 19 सीट मिली। तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब में आप की झाड़ू सब पर फिर गई, 72 सीट का आपको मुनाफा हुआ, उनकी 92 सीट आई और वहां पर वो सरकार बनाने जा रही है। आप जो है कांग्रेस के वजह से जीती, जिसको 59 सीट कम हुई। शिरोमणि अकाली दल को 12 का घाटा हुआ और बीजेपी को 1 सीट का घाटा रहा। मणिपुर में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, 11 सीट का मुनाफा रहा, 32 सीट उन्होंने जीती और एनपीपी के साथ मिलकर वहां पर 39 सीट लेकर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। और यूपी में बीजेपी की 255 सीट आई हैं। एनडीए के जो कि उनके साथी दल हैं उनको मिला के निषाद एवं अपना दल को मिला के 273 सीट आई हैं। ओवरऑल एनडीए को यूपी में 18% सीटें कम आई हैं। कांग्रेस तो एक तरह से ख़त्म ही हो गई है। एसपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, पिछली बार के मुकाबले उनको 64 सीट ज़्यादा आई हैं, इस बार उनकी 111 सीटें रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और माना ऐसा जाता है कि बीएसपी और एआईएमआईएम ने मिलकर एसपी का खेल जो है वो ख़राब किया, क्योंकि बीएसपी को लगभग 14% वोट शेयर मिला और केवल 1 ही सीट मिली है। एआईएमआईएम को आधा प्रतिशत वोट मिला है, जो कि शायद जो है सपा में चला जाना था। तो इन 5 राज्यों का नेट पोजीशन इन पार्टियों की क्या रही है, ये अब मैं आपको इस फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बीजेपी, ये 50 सीट इन डाउन है। इन 5 स्टेट में बीजेपी को 356 सीट्स मिली हैं, पिछली बार इनकी 403 सीट्स थी, तो यहाँ पे ये 50 सीट डाउन है। कांग्रेस जो है उसको सारी स्टेट्स में मिला के, 5 में मिला के 55 सीट मिली, इस बार वो 85 सीट्स डाउन है। और फ़ायदा हुआ आम आदमी पार्टी का, जिसको 94 सीट्स मिली हैं और 74 सीट का ओवरऑल मुनाफा हुआ है। सपा को भी इन सीट्स का मुनाफा हुआ है, जो बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ ट्रांसफ़र हुई। इनको 111 सीट मिली, जिसमें 64 सीट का मुनाफा रहा। बीएसपी 18 सीट डाउन रही है और अन्य सारी पार्टियां जो हैं उनको 15 सीटों का इजाफा हुआ है। तो ये था इन 5 राज्यों का विश्लेषण, जहां पे बीजेपी और कांग्रेस मेजरली घाटे में रही है।
अब बात करते हैं हम ऑल इंडिया लेवल पर। सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बीजेपी का क्या प्रदर्शन चल रहा है। अगर देश की सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टोटल किया जाए तो 4034 सीट्स हैं आज की तारीख में। इसमें मैंने JNK जम्मू एंड कश्मीर की 87 सीट्स नहीं जोड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे विधानसभा अभी भंग है। इनमें से 1365 बीजेपी के MLAs हैं जो कि 33.8% बनते हैं। दूसरे स्थान पर आता है कांग्रेस जिसके 701 MLA हैं, 17.4% सीटें इनकी हैं। फिर कांग्रेस के बाद है तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस जिनके 233 MLA हैं, आम आदमी पार्टी 156 MLA, DMK 131 इत्यादि। तो ये हैं मेजर पार्टीज जिनके MLAs यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं। जो इंडिपेंडेंट्स हैं निर्दलीय वो हैं 76 और बाकी सारी पार्टीज जो हैं जो 25-30 पार्टी हैं उनके मिला के 941 MLA हैं 23.3% पर। अब बीजेपी की एक तरह से 34% के करीब सीट्स हैं लेकिन वो पावर में 19 स्टेट्स में है। वो उसकी वजह ये है कि बीजेपी ने बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौते किए हुए हैं जिसका उसको फ़ायदा मिलता है। खासकर नॉर्थ ईस्ट में वो ज़्यादातर राज्यों में पावर में रही है। एक महीने पहले बीजेपी के करीब 1450 के आसपास MLAs थे। ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। कई जगह जो है उपचुनाव हुए वहाँ भी बीजेपी हार गई है, कांग्रेस भी हारती जा रही है। तो एक तरह से जो नेशनल पार्टीज़ का जो वोट है या सीट्स हैं वो रीजनल पार्टीज़ को ट्रांसफ़र होता जा रहा है। हम अब एक और चीज़ देखेंगे। मैंने अभी बात की थी बीजेपी और मेजर पार्टीज़ की। अब हम देखेंगे NDA और UPA का वोट शेयर किस तरह से बना हुआ है। बीजेपी का अपना वोट शेयर था 1365 सीट्स या 1365 MLA। NDA के अगर उन मिला लें तो इस वक्त 1805 सीट्स NDA की हैं 4034 में से। इनके दो सहयोगी दल भी हैं JDU और BJD बीजू जनता दल, ये मिला लें तो 1963 सीट्स इस वक्त जो है वो NDA के पास हैं या उनके सहयोगी दलों के पास। ये सीट शेयर बनता है 49% का। अब बात करते हैं ऑपोजिशन की जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, DMK, सपा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिवसेना, ये पार्टीज आती हैं। इन सब को मिला लें तो इनके पास इस समय 1494 सीट्स हैं जो कि 37% का सीट शेयर है। अन्य जो हैं वो इंडिपेंडेंट और बाकी पार्टियों के पास 577 सीट्स हैं जो कि 14% है। तो ऑपोजिशन या नॉन बीजेपी या नॉन NDA जो सीट्स हैं वो 51% हैं और NDA की 49% है। जो इंडिपेंडेंट और बाकी अन्य दल हैं वो ज़रूरी नहीं है ऑपोजिशन में हो, वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं या ऑपोजिशन को भी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स देखा जाए तो एक तरह से मामला बराबरी पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी पावर बीजेपी के हाथ में है। वो इसलिए है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो एक तरह से डिसरे में हैं। जहाँ पे वो मिल गए हैं जैसे कि महाराष्ट्र में, वहाँ पे वो बीजेपी को बाहर रख पाए हैं, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं उन राज्यों की जो कि 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले जिनमें चुनाव होने जा रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा 2024 के जनरल इलेक्शन पर। 2022-23 में 12 राज्यों में चुनाव होंगे। इनमें इस वक्त 1421 जो सीट्स हैं इस वक्त, उसमें से बीजेपी के 552 सदस्य हैं यानी कि 39%। अगर NDA देखें तो NDA के 671 MLA हैं 421 में से जो कि 47% हैं और ऑपोजिशन में इस वक्त 53% MLAs हैं यानी कि 750। बीजेपी फिर भी 12 में से 8 जगह पावर में है। नागालैंड में तो
60 के 60 एमएलए जो हैं वो बीजेपी के साथ एनडीए में जुड़ गए हैं। अब हम देखते हैं कि जब भी ये चुनाव होगा इन 12 राज्यों में, तो एनडीए के ये 671 जो एमएलएज हैं ये घटेंगे या बढ़ेंगे। ये कोई असली डेटा नहीं है, ये केवल एक कंजेक्चर है, आप इसको हंच बोल लीजिए, या एक अनुमान है। जो आज की तारीख में जो स्थिति है और जो 5 राज्यों में जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला है, उसके बेस पर मैंने ये बैठकर ये फिगर्स तय किए हैं। तो एक एक राज्य की बात करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ 2023 में चुनाव होगा, 90 सीट्स हैं, इसमें एनडीए की अभी 15 हैं। मेरा अनुमान है क्योंकि कांग्रेस वीक होती जा रही है, एनडीए की सीट्स में बढ़ोतरी होगी। मैंने जो फिगर लिया है वो 50 का। गुजरात में इसी वर्ष चुनाव है, 182 सीट्स हैं, 99 सीट्स एनडीए की हैं। यहाँ पे भी जो कांग्रेस है वो वीक होती जा रही है और मैंने यहाँ पे भी एनडीए को 125 सीट्स दी हैं के करीब 25-26 सीट्स का इंक्रीज या इजाफा। हिमाचल में ज़रूर डाउन होगी एनडीए, क्यों उनकी 43 सीट्स थी, वहाँ पे ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि कांग्रेस वहाँ पे शायद बेटर करे, तो थोड़ा बहुत कमी वहाँ पे होगी। मैंने 35 सीट्स दी हैं। कर्नाटक में बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही है, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद है। मैंने 140 सीट्स दी हैं 225 में से। मध्य प्रदेश में भी क्योंकि वहाँ पे अब कांग्रेस की नेता कोई रह नहीं गए हैं, सिंधिया अब बीजेपी में आ गए हैं, यहाँ पे भी बीजेपी का इंक्रीज होगा। मैंने 160 सीट्स दिए हैं 230 में से। मेघालय में थोड़ा बहुत कम हो सकता है या बराबरी का खेल रहेगा। मिजोरम, नागालैंड वही स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान में एनडीए बढ़ेगा क्योंकि फिर से यहाँ पे कांग्रेस है और कांग्रेस ओवरऑल देश में एक कमज़ोर स्थिति में है। शायद इस बार बीजेपी की सरकार भी वहाँ बन जाए। मैंने 130 सीट्स एनडीए को राजस्थान में दी हैं। तेलंगाना में भी ऐसा लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेटर होगा। 119 में से करीब 25 सीट्स का मैंने यहाँ पे एलोकेट किया है। त्रिपुरा वही स्थिति रहेगी और जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे वहाँ पे एनडीए मेजॉरिटी में नहीं आएगा। मैंने 30 सीट दिए हैं। तो जेएनके का मिला के जो 671 एमएलएस थे वो करीब करीब 850 के ऊपर हो जाएंगे, यानी कि 60% सीट्स इसमें एनडीए की जाएंगी। तो एनडीए सीट शेयर 2024 में स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कैसा रहेगा? मार्च 2022 में एनडीए के पास 1963 सीट्स थी, जो कि 49% सीट शेयर था। वो मार्च में 2024 में बढ़कर 2150 के आसपास हो जाएगा, यानी कि 52% का सीट शेयर। यूपीए एवं अन्य सभी लोग, पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स के पास 2071 सीट्स थी, जो कि 51% है आज की तारीख में। ये लोग घटकर 48% पे आ जाएंगे। 1972 सीट्स रहेंगी। तो टोटल असेंबली सीट जो आज 4034 है, मार्च तक उम्मीद है कि जेएनके भी इसमें जुड़ जाएगा। इसका जो मुख्य कारण है वो यही रहेगा कि कांग्रेस जो है वो वीक होती जा रही है और एक तरह से एलिमिनेट हो रही है। और जहाँ जहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ पे कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो रीजनल पार्टीज़ में जाता है, और जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ नहीं हैं वहाँ पे अगर बीजेपी के साथ सीधी टक्कर है तो वो बीजेपी या एनडीए का फ़ायदा ही होता है। तो ये बात हमने की राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बीजेपी या और एनडीए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट या लोकसभा के एमपीज़ के बारे में। क्या लोकसभा में भी एनडीए की सीट्स बढ़ेंगी 2024 में? चलिए इसका अनुमान देखते हैं। 2019 के जनरल इलेक्शन में एक बार
इन दलों का वोट शेयर देख लेते हैं। एनडीए का वोट शेयर, ये सीट शेयर नहीं है, ये वोट शेयर था 43.64%। यूपीए का करीब 25% था और अन्य सभी दलों का भी 25% के आसपास था। लेफ्ट फ्रंट 2.5%, इंडिपेंडेंस यानी कि निर्दलीय 2.68 और नोटा करीब करीब 1% था। अगर पार्टियों का वोट शेयर देखें तो पहले टॉप से जो 16 पार्टीज हैं वो 86% वोट्स उन 16 पार्टियों को पड़े थे। इसमें सबसे ऊपर 37.3% पर बीजेपी, दूसरे स्थान पर 19.46% पर कांग्रेस, तीसरे पर तृणमूल 4% और इसके बाद अन्य सभी पार्टियां जिनका वोट शेयर 2 से लेकर 1% के बीच में रहा। तो अब देखते हैं ये जो राज्यों में चुनाव होंगे अगले 2 साल में, इसका अनुमान लगाते हैं कि इसका आउटकम 2024 में इन राज्यों का क्या हो सकता है। ये जो राज्यों का डेटा है ये मैं अगले 4 स्लाइड्स में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही पर डालता हूं तो वो आपको दिख नहीं पाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की 2019 में 62 एमपी थे, वो लगभग उतने ही रहने की उम्मीद है। एक आध मैंने कम ज़रूर किया है। मेरा अनुमान है कि 60 के करीब एमपीज़ उत्तर प्रदेश से आएंगे। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहला तो ये है कि बीएसपी के पिछली बार 10 एमपीज़ थे और अगर उन्होंने इसी तरह मदद करते रहे बीजेपी की तो वो 10 की 10 सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल जाएंगी। और दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अखिलेश भी कोई ऐसे लड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो फिर से छोड़ के उत्तर प्रदेश वो एमपी ही बने रहना चाहते हैं। गुजरात वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई वहाँ उम्मीद नहीं है कि कोई और पार्टी वहाँ पे दखल दे सकती है। मध्य प्रदेश भी वैसे जो रिजल्ट थे वैसे ही रहेंगे, 28 की 28 सीट बीजेपी की रहेंगी, वहाँ कांग्रेस ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। महाराष्ट्र में घटकर पहले 23 सीट्स थी बीजेपी की, वो घटकर करीब 18 होने की ऐसी कैलकुलेशन है। वो इसलिए है कि शिवसेना का प्रदर्शन इस बार शायद वहाँ पे बेटर हो। और वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स का लॉस होगा। वो करीब 18 सीट हैं अभी उनके पास, जो घटकर करीब 5 होंगी। ऐसा हो सकता है उनको एक भी सीट वहाँ ना मिले। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में भी सिचुएशन वैसी ही रहेगी। वहाँ पे बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है और वहाँ पे भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस वहाँ पर कोई ख़ास अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिहार में 17 की जगह हो सकता है 2-3 सीट्स कम हो जाए बीजेपी की, क्योंकि आरजेडी वहाँ पे अब थोड़ी सी सक्रिय होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पिछली बार 9 सीट्स थी, इस बार भी उतनी ही मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा मुकाबला नहीं दे पाएगी। आसाम में कुछ एक आध सीट बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार वहाँ पे जो गवर्नमेंट है बीजेपी की है और ज़्यादा सीटों से जीत के आई है। दिल्ली में नुकसान होने की ऐसी आशंका बन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गई है और दिल्ली में वो एक कड़ा मुकाबला देगी, तो 3-4 सीट्स बीजेपी के हाथ से यहाँ से फिसल जाएंगी। राजस्थान में बीजेपी को नुकसान काफ़ी हो सकता है। अभी उनकी 24 सीट हैं, वो घटकर करीब 15 के आसपास हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे अभी भी सचिन पायलट का मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। झारखंड में उनको 7 सीट का अनुमान है, उत्तरांचल में 4 और उड़ीसा में वैसी ही आज की जैसी स्थिति है वही बनी रहेगी। तेलंगाना में 1-2 सीट्स का उनको वहाँ पे इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी अब सक्रिय होती जा रही है। और अंत में पंजाब में
वैसे ही 2 ही सीट्स थी बीजेपी की, वो शायद घटकर 1 हो जाए। त्रिपुरा में वैसी की वैसी स्थिति बनी रहेगी। हिमाचल में भी सीट्स 4 ही हैं, उसमें से शायद 2 सीट्स उनके हाथ से निकल जाएं। और अन्य राज्य, इन सब राज्यों के अलावा जो बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें केवल बीजेपी के 19 एमपीज थे, वो मैंने वैसे का वैसा ही छोड़ दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो मैं इसकी समरी अभी आपको बताऊंगा। मैंने बेसिकली ये किया है कि जो असेंबली में जितनी वोट परसेंटेजेस, सीट परसेंटेजेस हैं एनडीए की, उसको एक तरह से प्रोजेक्ट किया है 2024 के चुनावों में। तो इसकी वजह से जो सीट्स आई हैं बीजेपी की, वो फिगर्स मैं अब आपको दिखाता हूँ। वो अभी 303 सीट एमपी की सीट थी लोकसभा में बीजेपी की, वो अब घटकर 264 हैं मेरे इस कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कि 50% से कम है। तो इधर राज्य असेंबलीज में बीजेपी के एमएलएज की बढ़ोतरी होगी, और वही फॉर्मूला जब एमपी के इलेक्शन पे लगाते हैं तो वहाँ पे कमी हो रही है। उसका कारण बहुत सीधा है। जिन छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी पावर में है, वो एमपी के इलेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। या तो नेशनल पार्टीज़ करती हैं और या स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ करती हैं, और इसी का इफेक्ट हमने इस कैलकुलेशन में देखा। तो अगर आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो इसका सिर्फ यही इलाज है जो कहीं मैंने प्रशांत किशोर को भी कहते हुए सुना था। जो स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजनल दल है जो ऑपोजिशन में है, उसको आप अकेले लड़ने दो। वहाँ पे यूपीए या और कोई सहयोगी पार्टी वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा ना करे। डीएमके को तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में, सपा को उत्तर प्रदेश में, टीआरएस को तेलंगाना में, लेफ्ट फ्रंट को केरला में, और एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में, इसमें वोट को डाइल्यूट ना करें, और कोई इसमें ईगो और इनफाइटिंग नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस केवल उन जगह लड़े जहाँ पे कोई रीजनल दल नहीं रह गया है। कहना आसान है, और ये होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा। और उधर बीजेपी बहुत ही स्मार्ट पार्टी है। जो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं उन्होंने बहुत पहले से करके रखे होंगे, और वो कुछ ना कुछ इसका सल्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। वो अन्य किसी रीजनल पार्टी को अपने साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि वाईएसआर कांग्रेस, वो भी उनके साथ जा सकता है, जो उनको 5-7 एमपीज दे देगा। वो लोग इस ताक में हमेशा रहते हैं कि नए अलायंसेस करें, नई पार्टियों को जोड़ें और इस तरह से एक्सपेंड करें। और बीजेपी भी जानती है कि दक्षिण में उनका फुटप्रिंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इसलिए वो अपने ही जहाँ पे उनका फोर्टे है नॉर्दर्न स्टेट, वहीं पे काम करेगी और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर करेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।